हेलो दोस्तों। देश में इस समय निजीकरण का जो मामला है काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है और अब इसमें बैंक भी शामिल हो गए हैं। और पहले कुछ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स कंपनियां थी, जैसे ऑयल कंपनीज, एलआईसी वगैरह की चर्चा हो रही थी। अब इसमें बैंक भी शामिल हो गए हैं। तो अब अपन देखेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, क्या इसके पीछे पॉलिसी है, क्यों ऐसा कर रही है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी वेबसाइटों से इसकी जानकारी इकट्ठी की है। और मैंने फाइनली जो मेरा कंक्लूज़न है उसको मैं बताऊंगा। तो ये मैंने इसके बारे में पूरा एक अलग से लिख के उसको देख के मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि 1 फरवरी 2021 को जो आम बजट पेश हुआ था, उसमें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने है, तो उसने ये बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने बैंकों का कोई नाम नहीं बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे में ग्राहकों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि कौन कौन से बैंक हैं और क्या वो आने वाले दिनों में निजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 4 बैंकों का विलय हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। तो ये सब जो है बहुत सारे मीडिया चैनल और वेबसाइटों से जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया है। तो जो मीडियाज़ बता रहे हैं उससे अपन जानकारी लेते हैं। तो इसमें 4 बैंक हैं, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण हो सकता है, ठीक है। अगर बैंक निजीकरण होगा तो इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसका कारण भी जान लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रही है सरकार। तो केंद्र सरकार क्या है, आजकल विनिवेश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और साथ ही साथ जो कंपनियां प्रॉफिट में नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और तो उनको तो कर ही रही है, साथ साथ में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही, वो भी लपेटे में आ गई हैं, ठीक है। तो सरकार क्या है कि इनकी हिस्सेदारी बेचकर, सरकार के पास जो भी इनकी हिस्सेदारी थी उसको बेचकर सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। सरकार ने 2021 और 22 में जो विनिवेश से, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो इसीलिए सरकार ने देश की सबसे बड़ी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और बीपीसीएल्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। अब ग्राहकों को क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बैंकों के निजीकरण से ग्राहकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है उनके खाता धारकों को कोई नुकसान नहीं होगा। ग्राहकों को पहले की तरह ही बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी, इसलिए आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन 4 बैंकों में जो भी 2.22 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम कर्मचारी होने के कारण इसमें निजीकरण का जो रास्ता है आसान होता है, इसलिए सरकार ने सबसे पहले इन बैंकों को चूज़ किया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि बैंकों के निजीकरण करने के लिए कुछ जो है बिल वगैरह सरकार पहले लाएगी, तब उसके बाद निजीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। तो इसके लिए तो अधिनियम को जो है सरकार लेके आई जाएगी। तो इसमें क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को क्लियर करने के लिए सरकार ने 2 अधिनियमों में संशोधन कर सकती है। इसमें इन संशोधनों को मानसून सत्र में या उसके बाद में पेश किया जा सकता है। और सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण व हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन आवश्यक होगा, ठीक है। तो इसमें ये संशोधन किए जाएंगे, ठीक है, ये 2 नियम के अनुसार। और इन अधिनियमों के कारण बैंकों का 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण हो गया और बैंकों के निजीकरण के लिए इन कानूनों के प्रावधानों का बदलना होगा, ठीक है। तो यही है। अब संकटग्रस्त बैंकों का निजीकरण बेहद ज़रूरी है, ऐसा रघुराम राजन ने कहा है। भाई ऐसा क्यों कह दिया है
क्योंकि जो है पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन है और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जो है ना, उन्होंने एक संयुक्त पत्र में भारतीय बैंकिंग तंत्र को मजबूत करने का सुझाव दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कुछ संकटग्रस्त सरकारी बैंकों का निजीकरण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि बैड लोन का बोझ घटाया जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिस्सेदारी संरचना को बदलना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिन बैंकों में पूंजी डालने से बचना चाहती है उनका निजीकरण कर अपनी हिस्सेदारी 50% से कम लेकर आए। इससे बैंकों के कामकाज की प्रक्रिया में बदलाव आएगा, क्योंकि बैड लोन की ज़्यादातर समस्या जो होता है सरकारी बैंकों में होती है। यह फंसे कर्ज की वसूली भी मुश्किल रहती है। निजीकरण पर आगे सरकार से बढ़ने से सरकार को हिस्सेदारी बेचकर नई पूंजी भी मिल सकती है। तो इस तरह का कथन कहा गया है। तो आप तो लास्ट में मतलब निष्कर्ष यही निकलता है कि कुल मिला के जो इनके जो एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स हैं, जो लोन देके इनकी रिकवरी टाइम पे नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो अभी मिड लेवल के बैंक हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या कम है, उन बैंकों को टारगेट किया जा सकता है। और अभी टोटल 12 पब्लिक सेक्टर सब बैंक हैं और फ़िलहाल 2 बैंक बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है। और भविष्य में हो सकता है बड़े बैंक को भी विनिवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन लोगों को इनके पैसा इन खातों में है, इनके खातों में, इन बैंकों के खातों में है, वो ऐसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और भ्रम की स्थिति पैदा ना होने दें। तो बस लास्ट में यही बोलूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।